हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। हाजिर हूं आज अपने इस वीडियो चैनल के साथ, जिसका नाम है इंग्लिश यूनिवर्स। दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच आया हूं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं CBSE के क्लास 12th के इंग्लिश की बुक के। उस बुक का नाम है फ्लेमिंगो और उस बुक की एक पोएम है माई मदर एट 66। हाँ जी, सही समझे आप। आज मैं आपको बताऊंगा माई मदर एट 66 पोएम के बारे में। इस पोएम के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ज़रूरी ये है बताना कि इस पोएम को लिखा किसने है और इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है। अगर हम बात करते हैं माई मदर एट 66 की, तो इस पोएम को लिखा है कमला दास ने। बच्चों, कमला दास बेसिकली एक केरल की पोएट हैं, केरल की रहने वाली हैं और शादी के पहले उनका जो नाम था वो था माधवी कुट्टी। और उनकी जो शादी है वो 15 साल की एज में एक बैंक मैनेजर से शादी हुई, जिनका नाम था माधव दास। थोड़ी सी डिफरेंस की बात यह है कि 15 साल की कमला दास की शादी 35 साल के उस बैंक मैनेजर से हो जाती है। एज का बहुत बड़ा डिफरेंस है और यही डिफरेंस उनकी लाइफ में हमेशा बना रहता है। 35 साल के उस बैंक मैनेजर से शादी होती है जिसका नाम है माधव दास, और शादी के बाद माधवी कुट्टी से बदल करके उनका नाम कमला दास हो जाता है। कमला दास की जहाँ तक बात करें, कमला दास एक कन्फेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है। इंडियन इंग्लिश पोइट्री में कमला दास को एक कन्फेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है। कन्फेशनल पोएट ऐसे पोएट को कहते हैं जो अपने किसी भी पर्सनल बात को भी लोगों के सामने कन्फेस या स्वीकार कर लेता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि एक ऐसा पोएट जो अपने पर्सनल बातों को बहुत खुल करके लोगों के सामने पब्लिक पोर्टल पे रखता है, उसे हम जो है कन्फेशनल पोएट कहते हैं। जी, कमला दास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हैं कि कमला दास की एक पोएम आई थी 1965 में, जिसका नाम था समर इन कलकत्ता। बेसिकली इनके फादर जो हैं कोलकाता में वर्क करते थे, एक अच्छे जॉब में थे। उनकी माता भी एक कवित्री रही हैं और एक रिमार्केबल पर्सनालिटी रही हैं कमला दास। 1990 में इन्होंने पोएम लिखी थी माई मदर एट 66 और उसी समय सन 1990 में ही कमला दास ने हिंदू धर्म को बदल करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और कमला दास से उनका नाम बदल करके हो गया था सुरैया बेगम, या उसको जो है कमला दास ने अपना नाम बदल करके सुरैया बेगम कर लिया था। पर 2009 में कमला दास की मृत्यु हो गई और केरल सरकार ने बड़े राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया। और इससे भी हट के रिमार्केबल बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार, सन 1984 में कमला दास को नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। जी हाँ, एक बार मैं रिपीट कर दूं, 1984 में कमला दास को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो यह है कमला दास की अपनी कहानी। ऐसा माना जाता है कि जो पोइट्री होती है वो कहीं ना कहीं पोएट के पर्सनल लाइफ का रिफ्लेक्शन होती है। यानी कमला दास की लाइफ में जो कुछ भी हुआ, इस चीज़ों को कमला दास ने अपने कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच कहने की कोशिश की। कमला दास को एक फेमिनिस्ट राइटर भी कहा जाता है। फेमिनिस्ट राइटर उसे कहते हैं जो औरतों के हक की बात करता है, औरतों के लड़ाई के लिए हमेशा आगे आता है, उसे हम फेमिनिस्ट राइटर कहते हैं। स्टोरी में या पोएम को आगे बढ़ने से पहले इस पोएम का मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। हम आते हैं इस पोएम के बैकग्राउंड में। कमला दास अपनी माँ के साथ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही होती हैं, ठीक है। और वो उस समय अपने माँ के घर से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रही होती हैं। उनको वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के कहीं पे जाना होता है और कमला दास ड्राइव कर रही होती हैं खुद अपने कार को। उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई हैं। कमला दास की माँ उनके बगल में बैठी हुई हैं। रास्ता चलते चलते, अब चूँकि
66 ईयर की हैं, 66 साल की हैं कमला दास की माँ। यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है कि सर ये 66 हो गया, 65 या 67 क्यों नहीं हुआ? भाई 65 साल भी हो सकता था, 67 साल भी हो सकता था, कमला दास ने 66 साल ही क्यों लिखा? आप जानते हैं 66 में 2 डिजिट आती है, 6 और 6। इसमें से एक 6 कमला दास हैं और एक 6 कमला दास की माँ हैं। यानी का कहने का मतलब ये है कि कमला दास आज यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और उनके बगल में उनकी माँ जो बैठी हुई हैं, शी इज़ ओल्ड, शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है। और कमला दास जब अपने माँ के चेहरे को देखती हैं तो उनके माँ का चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, जैसे डेड बॉडी को जला देने के बाद जो काली राख बचती है उसी के तरीके से उनके चेहरे का रंग होता है। यानी उनके चेहरे पर से कम्प्लेक्सन गायब हो गया है, कलरलेस हो गया उनका चेहरा, कोई ब्राइटनेस नहीं है कमला दास के माँ के चेहरे पे। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है डोज, DOZE। डोज का मतलब होता है स्लम्बरिंग। उनको जो है वो ऊँघ रही होती हैं, जम्हाई ले रही होती हैं अपने, क्योंकि उनकी वीकनेस होती है, कमज़ोर हो गई होती है। 66 साल की औरत जो फिजिकली वीक हो चुकी होती है। इसी को देखने के बाद कमला दास के अंदर एक फीलिंग आती है और वो भी सोचती हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी अपनी माँ की तरह क्या हो जाऊँगी, ओल्ड हो जाऊँगी, और मेरी भी कंडीशन माँ के तरीके से हो जाएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं पोएम में, और इस पोएम को मैं आपके सामने बताता हूँ। इन्होंने लिखा है कि द मदर वाज वेरी ओल्ड, ओल्डर देन हर एज, ड्यूरिंग द जर्नी द मदर स्लिप्ड इनटू अ डोज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी माँ को जो है जर्नी के समय उनको ऊँघने लगती हैं, वो जम्हाई आने लगती है, स्लम्बरिंग कंडीशन में आ जाती हैं वो। हर माउथ रिमेन्ड ओपन लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी। डेड बॉडी के तरीके से उनका मुंह जो खुला रह जाता है। मोर ओवर हर फेस हैड लॉस्ट द कलर ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़ और कि उनके माँ के चेहरे पे जो कलर है वो ख़त्म हो गया है, जीवन का कलर समाप्त हो गया है। हर फेस वाज कलरलेस एसन। एसन मतलब एस वर्ड से मिल बना है, ASHE। एस मतलब होता है जली हुई राख। यानी उनके चेहरे का कम्प्लेक्सन गायब था, उनके चेहरे पे कोई ब्राइटनेस नहीं थी। उसकी वजह ये है, मैंने आपको बताया कि उनकी माँ 66 साल की एक ओल्ड लेडी थी। ठीक है, इस पोएम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको नोट कर लें। इस पोएम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये पूरी पोएम एक ही सेंटेंस में लिखी गई है। आप NCERT को देखें तो पूरी पोएम को आप एक ही सेंटेंस में पाएंगे, और उससे बड़ी बात क्या, लास्ट की पोएम में डॉट 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 करके लिखा है। यानी ये पूरी पोएम कंप्लीट भी नहीं है सेंटेंस में, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, दूसरे के इंडियन पैटर्न पे लिखी गई है पोएम। कमला दास इंडियन होने का पूरा दावा करती हैं उस पोएम में, क्योंकि लास्ट में वो वर्ड यूज करती हैं अम्मा, आई विल सी यू अम्मा। तो अम्मा एक साउथ इंडियन वर्ड है, हालांकि वो बहुत प्यार से अपनी दीदी को बोलते हैं, अपने एल्डर को बोलते हैं, जो पोएम में उस जो है कमला दास ने लिखा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इस पोएम के बारे में। बैकग्राउंड के बारे में मैंने बताया था कि ये पोएम जो है 1999 में लिखी गई थी। इस पोएम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये पोएम माँ और बेटी के बीच के उस अफेक्शनेट लव को दिखाती है। माँ और बेटी के बीच का जो बहुत ही नाजुक प्यार होता है, ममता भरा प्यार होता है, उस प्यार को दिखाती है। यानी कमला दास बूढ़ी होती हुई अपनी उस माँ को देखती हैं और एक अजीब सी टीस, एक अजीब सा दर्द उनके दिल में उभरता है। वो बचपन से ही उनके दिल में वो दर्द है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी माँ मुझसे दूर हो जाएगी। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया आपको, द पोएट वाज गोइंग टू द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शी वाज प्रोबेबली इन अ कार। इट इज़ सर्टेन दैट शी वाज गोइंग टू अ डिस्टेंट प्लेस फॉर लॉन्ग स्टे देयर। शी वाज अकम्पनीड बाई हर एज्ड मदर। कहीं दूर जा रही थी और ऐसा लगता था कि कुछ ज़्यादा दिन तक वहाँ पे रहेंगी, और उनकी माँ उनके साथ थी एयरपोर्ट तक के लिए ही बस। और कमला दास को ऐसा लगता है कि अगर मैं लौट करके फिर जब अपनी जर्नी कंप्लीट करके वापस आऊँ तो शायद मुझे अपनी माँ से मुलाकात करने का मौका न मिले, या मेरी माँ इस दुनिया में न रहे। इस तरीके का भी एक दर्द कमला दास के दिल में है। अलग बात है कि अपने माँ को कंसोल करने के लिए या दिलासा देने के लिए कमला दास मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट पे
सिक्योरिटी चेक के पास कहती हैं सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम फिर मिलेंगे, ये जानते हुए कि हो सकता है कि दोबारा मैं आऊँ तो मेरी माँ ज़िंदा न रहे। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जो पोएम है उसकी एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मतलब लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करके कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। उसी दौरान मैंने क्या देखा, आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। द पोएट इज़ हाईलाइटिंग द अफेक्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड। शी इज़ quoting the line by such words that once upon a time when I was going to Cochin International Airport to catch my flight because I had to go somewhere else for long duration, I was driving my car last Friday early morning and my mother was sitting beside me. क्लियर हो गया। डोज, डोज मतलब यॉर्निंग, स्लम्बरिंग। मेरी माँ जो है जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथ, मेरी माँ का मुंह खुला हुआ था, मेरी माँ ऊँघ रही थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प। किसी भी पोएम में लाइक, सो और एज वर्ड आता है, वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक अलंकार होता है। उस अलंकार को हिंदी में कहते हैं, उस अलंकार को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं और अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं, जब किसी दो चीज़ों की तुलना की जाती है। यहाँ पे रेड वर्ड में देखें आप, एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प। कॉर्प मतलब होता है डेड बॉडी। जिस तरीके से डेड बॉडी पड़ी होती है, डेड बॉडी को जलाने के बाद जो राख बचती है ब्लैकिश कलर की, फेडेड कलर की, उस तरीके से मेरे माँ का चेहरा मुरझाया हुआ था। I want to say in such words, the poet is saying that my mother was at her 66-year-old. She was physically weak. This is why she was dozing during the journey to Cochin International Airport, and she was looking just like a dead body because of the physical weakness. Clear हो गया? And realized with pain, और मैंने रियलाइज्ड महसूस किया, विथ पेन, एक दर्द मैंने महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, क्योंकि मेरी माँ इतनी ओल्ड थी जितनी कि वो दिख रही थी। कुछ लोग होते हैं ना जो देखने में यंग लगते हैं पर वो ओल्ड होते हैं, पर यहाँ पे क्या था, जितने साल की उनकी माँ थी बहुत, बल्कि उससे ज़्यादा ही वो बूढ़ी भी दिख रही थी। हालांकि 66 ईयर जो है ये कोई मामूली एज नहीं होती है। नॉर्मली जो है आजकल आदमी 66 ईयर में अक्सर जो है एक्सपायर हो जाता है, पर उनकी माँ जिंदा थी, 66 ईयर ओल्ड थी। पोएट उस चीज़ को कह रही है कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो इतनी ओल्ड थी जितनी कि वो दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे। थॉट अवे मतलब सोच से दूर कर देना। यानी मैं जब गाड़ी चला रही थी, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी, ऊँघ रही थी। मेरे माँ के चेहरे को देखने के बाद लगता था किसी डेड बॉडी का चेहरा है। मेरे माँ के चेहरे से ब्राइटनेस या कम्प्लेक्सन गायब हो गया था। मैं इस चीज़ को सोच ही रही थी, लेकिन एक दर्द मेरे अंदर उठता है और फिर मैं उस दर्द से दूर होती हूँ। ये सोचना मैं बंद कर देती हूँ। यानी मैं गाड़ी चलाते समय ये सोच रही थी कि मेरी माँ का चेहरा ऐसा है, ओल्ड है, ये वो बात। फिर अचानक मैं वहाँ से अपने दिमाग को हटा लेती हूँ और मैं तुरंत विंडो के बाहर देखती हूँ। मतलब गाड़ी चलाते हुए मैं अपने खिड़की से बाहर देखती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत ही फ़िलोसफिकल पोएम है ये है कि अब दूसरा जब हम स्टैंजा देखते हैं तो वहाँ पे कमला दास ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं लाइफ के। जैसे वहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है मेरी चिल्ड्रन, यानी खुशी मनाते हुए बच्चे, यानी चाइल्डहुड की बात करती हैं। स्प्रिंटिंग ट्रीज़, जब वो गाड़ी चला रही होती हैं ना, कभी आपने सफ़र किया होगा तो देखते हैं जैसे बस से जाएं आप, ट्रेन से जाएं, जब आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही होती है और आपको बाहर जब देखते हैं विंडो से तो जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत तेज़ी से आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपसे दूर भागते जाते हैं। तो ये इस चीज़ का सिंबल है, स्प्रिंटिंग ट्रीज इन सब चीज़ों का सिंबल है कि हम
एक एक दिन बड़े होते 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 बहुत अपनी ज़िंदगी से दूर निकल जाते हैं। और मेरी चिल्ड्रन का मतलब ये है कि जो बच्चे खेल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, यानी चाइल्डहुड है, यानी उस पोयम, उस चीज़ों के माध्यम से जो मदर है, वो जो है बेटी है कमला दास जो है, वो अपने बचपन को याद कर रही है। ये हम कह सकते हैं कि कभी कमला दास भी बचपन में रही होंगी या कभी उनकी माँ भी उन बच्चों की तरीके से खुशहाल रही होगी। ये अलग बात है कि आज 66 ईयर में फिजिकली वीक होने के चलते उनका चेहरा जो है कॉम्प्लेक्सन लेस है, उनके चेहरे पे ब्राइटनेस नहीं है और उनकी माँ ओल्ड हो चुकी है। ये मैं आपको आगे आने वाली स्टेंजा के बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो ये स्टेंजा आपको क्लियर हो गया? अच्छा, हम चलते हैं अगले स्टेंजा की ओर। आप तैयार हैं? अच्छा, देखते हैं। पोएट ने कहा कि थॉट अवे, यानी मैंने उस चीज़ को सोचना बंद कर दिया कि मेरी माँ का चेहरा खुला हुआ है, मेरे माँ के चेहरे पे कॉम्प्लेक्सन गायब है। आगे वो देखती है, वहाँ से अपना ध्यान हटाती है और खिड़की के बाहर देखती है अपने कार से। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज़। यंग ट्रीज इज़ द सिंबल ऑफ द यूथनेस ऑफ वंस लाइफ। ये किसी व्यक्ति की युवावस्था को दिखाता है, सिंबल है इस चीज़ का। मैं बाहर देखती हूँ उन नौजवान पेड़ों की ओर, स्प्रिंटिंग, जो मुझसे बहुत तेज़ भाग रहे थे। मैंने बताया ना, नॉर्मली जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जो पेड़ पौधे हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। ये इस चीज़ का सिंबल है कि वक्त एक ऐसी चीज़ है, समय एक ऐसी चीज़ है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता और ये धीरे 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 निकलता जाता है और हम उसको समझ नहीं पाते। मैं आपको लाइट मोड में बताऊं कि दुनिया की सभी घड़ियां अगर हड़ताल भी कर देना बच्चों, तो भी वक्त को नहीं रोक सकती। तो कहीं ना कहीं कमला दास इस लाइन से उस टाइम की बात कर रही हैं कि जो टाइम है उसको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। यानी कभी मेरी माँ भी अपने चाइल्डहुड में रही होगी, कभी मैं भी चाइल्डहुड में रही होंगी, और आज हम भागते भागते लाइफ से इतने आगे निकल गए कि मैं इस एज में हूँ और मेरी माँ 66 ईयर में है। समझ में आ रहा है? द मेरी चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे खेल रहे हैं। कमला दास ने देखा होगा बच्चों को खेलते हुए, तो उनको अपना चाइल्डहुड याद होता है कि कभी मैं या मेरी माँ, हम भी लोग भी चाइल्डहुड से गुजरे रहे होंगे। स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स, जो अपने घरों से निकल करके चहलकदमी कर रहे हैं, कूद रहे हैं। दे आर केयरलेस, केयर फ्री चाइल्डहुड। उनके ऊपर किसी तरीके का बंधन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है लाइफ में, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है उनकी लाइफ में। वो खुश हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हूँ, जहाँ मेरी माँ मुझको छोड़ेगी और हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मैं ज़्यादा दिन के लिए जा रही हूँ, हो सकता है कि मैं अगर वापस आऊँ तो शायद मेरी माँ ज़िंदा न रहे, मैं उसको देख न पाऊँ। मैं बार बार इन कुछ पर्टिकुलर लाइनों को बच्चों रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में आसानी हो और आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। आप जानते भी होंगे, मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, पर्सनली भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। हमारी पूरी होल बॉडी की स्कैनिंग होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो लगेज वगैरह होते हैं, सबकी स्कैनिंग होती है। तो जिस व्यक्ति की स्कैनिंग होती है उससे उस चीज़ से, प्रोसेस से गुजरता है। क्योंकि एयरपोर्ट से जाना था बाहर कहीं बाई फ्लाइट, कमला दास को, उनकी माँ को तो जाना नहीं था, तो उनकी माँ कुछ दूरी पे खड़ी थी। वहाँ पे बोल रही है पोएट, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अवे मीन्स दूर, मैंने देखा कि मेरी माँ कुछ यार्ड पे खड़ी है। यार्ड का मतलब होता है गज। गज जो है एक मेजरमेंट का जो है वो है बेटा, यूनिट है, जो मतलब कुछ मीटर का होता है। मैथमेटिक्स वाले इसको जानते होंगे, ये तो लिटरेचर की टर्म है। यार्ड का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस, मेजरमेंट, मतलब कुछ दूरी पे मेरी माँ खड़ी थी। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक के प्रोसेस से गुजर रही थी, मेरी स्कैनिंग हो रही थी, लगेज की स्कैनिंग हो रही थी, और इसी दौरान मैंने अपने माँ के चेहरे पे देखा। मैंने किधर देखा? अपने माँ के चेहरे पे देखा। दोबारा वो देख रही है अपनी माँ के चेहरे पे। एक बार पहली बार देखी थी पहले स्टेंजा में, व्हेन आई लुक्ड एट माई मदर्स फेस आई ऑब्जर्व्ड दैट हर फेस वाज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, it was complexionless, there was no brightness on her face because she was getting old and she was at her 66 year।
इज़ दैट क्लियर? ओके, दोबारा वो अपनी माँ के चेहरे को देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर देखा। वैन, वैन मतलब फेडेड, पेल मतलब पीला पड़ जाना। किसी का चेहरा पीला कब पड़ता है जानते हैं? किसी का चेहरा पीला तब पड़ता है जब उस व्यक्ति के अंदर कोई शारीरिक कमजोरी होती है, जब शारीरिक क्षमता उसकी नहीं रह जाती है। यानी मेरी माँ का चेहरा पीला सा पड़ा हुआ था, एनर्जेटिक नहीं थी मेरी माँ, चेहरा उदास था। भाई हो सकता है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि पोएट जा रही थी एयरपोर्ट से कहीं दूर जा रही थी, उसकी माँ को ऐसा लगा होगा कि इस ओल्ड एज में मेरी बेटी मुझको छोड़ के जा रही है, तो एक अजीब तरीके का उनके अंदर भी दर्द रहा होगा, जिसके चलते चेहरे के में पीलेपन की गुंजाइश रही होगी। मतलब एक मैं इमेजिन करके बता रहा हूँ ना, क्योंकि पोइट्री इज़ अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। एज अ लेट विंटर्स मून, फिर यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है कि मेरी माँ का चेहरा लेट विंटर्स मून, विंटर सीजन जो होता है ना, ठंडी के समय में, देर रात की जो ठंडी होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। लेट विंटर, जब विंटर का बहुत ज़्यादा समय गुजर चुका होता है ठंडी का, तो उस समय आप समझते हैं ना कि फॉग बहुत होता है, कोहरा बहुत होता है। कोयल बोल रही है, थोड़ा सा पोइट्री में एक्सप्लेनेशन में इंटरप्शन होगा, लेकिन कोयल की आवाज़ भी बहुत कम हम सुन पाते हैं हम लोग, तो प्लीज़ उसको भी हम जोड़ लेते हैं इसी में। सुन रही है वो भी हमारी पोएम को। तो हम कह रहे हैं कि लेट विंटर मून, कि उसकी माँ का चेहरा उस चाँद के तरीके से दिख रहा था जो धुंधला हो जाता है, जिसका रंग धुंधला हो जाता है उस ठंडी के समय में जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। ठंडी के समय में जब बहुत कोहरा, बहुत फॉग होता है ना, जब चाँद निकलता है ना, मून लाइट होती है ना, तो बहुत फेडेड कलर की होती है। उसका लाइट हमारी इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी लाइट उस जो फॉग है उस धुंधल में छिप जाती है। कहीं ना कहीं ये ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करती है लाइन, लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। आप अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, ओल्ड फेमिलियर एक, एक मतलब होता है पेन। यहाँ से हर साल एक अंतराल के बाद बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द ओल्ड फेमिलियर एक द पोएट वाज फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, कि वो ओल्ड फेमिलियर एक क्या है, वो पुराना जाना पहचाना दर्द क्या है। ओल्ड फेमिलियर एक का मतलब क्या है कि कमला दास का एक पुराना दर्द उसके जो बचपन से था, कि एक दिन ऐसा आएगा कि आज मैं अपने माँ के साथ बेशक बहुत करीब हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊँगी। आगे मेरे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन मैंने कोट किया भी है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है, वहाँ पे आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। माई चाइल्डहुड फियर, जो बचपन से ही मेरे अंदर वो डर था कि एक दिन मैं अपनी माँ को खो दूँगी, आज वो डर फिर मेरे चेहरे पे, फिर मेरे हृदय के अंदर आया जब मैं उस सिक्योरिटी चेक पे एयरपोर्ट पर मैं चेक करवा रही थी और मेरी माँ कुछ दूरी पर, कुछ गज पर खड़ी थी। मैंने अपने माँ के चेहरे को देखा, मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ गया था उस लेट विंटर मून की तरीके से, जब फॉग के चलते जो है मून की लाइट अच्छे तरीके से धरती पे या अर्थ पे नहीं पड़ती है। मेरे माँ के चेहरे पे पीलापन था। फिर वो पुराना सा दर्द बचपन का मेरे हृदय के अंदर आता है कि शायद फिर मैं अपनी माँ को खो दूँगी, और दर्द फिर मेरे अंदर उभरता है। ठीक है, बट ऑल आई सेड, लेकिन इन सब तमाम विचार मेरे अंदर आ रहे थे। कौन से विचार? सिक्योरिटी चेक के दौरान माँ के चेहरे को देखना, स्प्रिंटिंग ट्रीज, चाइल्डहुड फियर, मेरी मेकिंग चिल्ड्रेन, है ना। इस तमाम चीज़ों को की जो विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे इसी दौरान, इन सब विचारों को दूर करते हुए, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां थीं। अगर मैं माँ के उस ममता को या इमोशन पे सोच करके ही रह जाती तो शायद मेरे कुछ अपने और इनविटेबल काम, एक ऐसे अनअवॉइडेबल वर्क जो थे, शायद मैं उसको नहीं कर पाती। आप समझ सकते हैं ना कि
हर आदमी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना प्रोफेशनल होना चाहता है कि पर्सनल लाइफ उसके ऊपर हावी ना हो, ओवर पावर न कर दे, इसलिए वो दोनों को बड़ा मेंटेन करके रखता है। एक और अगर पर्सनल देखें तो पोएट बहुत परेशान थी कि उसकी माँ ओल्ड हो गई थी, उसकी माँ एक दिन उसको छोड़ के चली जाएगी, पर दूसरी ओर उसकी कुछ और भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। एज ए ह्यूमन बीइंग वो कहीं पे जा रही थी बाई फ्लाइट, तो उसने सोचा कि मैं जहाँ जा रही हूँ उन सब चीज़ों में डिस्टर्ब ना हो, अच्छी खुशी खुशी जाऊँ, खुशी खुशी मैं अपनी माँ को विदा करूँ। अचानक वो ब्रेक करती है, अपनी उन तमाम फीलिंग्स को छोड़ देती है और कहती है बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा। फिर मैंने कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी। ऑल आई डिड, ये सब कुछ मैंने किया। वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये सब मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बात को ख़त्म की। यानी एक स्माइलिंग फेस मैंने बनाया ताकि मुझको देखकर मेरी माँ मुस्कुरा दे, और ये बहुत बड़ी नेमत बन जाए मेरे लिए कि मैंने जब अपनी माँ से विदा ली थी तो मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी माँ का था। हो सकता है कि अगर मैं दोबारा आऊँ तो शायद मुझे अपनी माँ का चेहरा देखने को न मिले। बहुत ही इमोशनल पोएम है ये। एक मैसेज जो पोएम देती है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस शॉर्ट पोएम टचेस अपॉन द थीम ऑफ द फिलियल बॉन्ड। फिलियल बॉन्ड मतलब अफेक्शनेट बॉन्ड, माँ और बेटे के बीच, माँ और बेटी के बीच का जो रिलेशन है ना, उसे फिलियल बॉन्ड कहते हैं। बिटवीन द मदर एंड डॉटर इज मियर्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ नोस्टैल्जिया एंड फियर। नोस्टैल्जिया मतलब होती है होम सिकनेस, है ना, जो पास्ट में जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसको जब हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जैसे हम यंग एज में हैं और अपने बचपन की चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम मिस करें, अगर माँ बाप और तमाम लोगों को मिस करें तो उसको हम कहेंगे नोस्टैल्जिक। एंड फियर ऑफ द फ्यूचर विदाउट हर, और वो डर इस चीज़ का है कि आज मेरी माँ है और कल मेरी माँ नहीं रहेगी, तो एक अजीब सा डर उसके अंदर है कि मैं कैसे रहूँगी जब कल मेरी माँ मुझको छोड़ के चली जाएगी। दोस्तों साथियों, आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वहाँ पहली लाइन लिखा है एजिंग इज़ ए कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइफ, यानी उम्र-दराज होना ज़िंदगी का एक बहुत ही सनातन धर्म है, सनातन नियम है। जो व्यक्ति पैदा हुआ है एक ना एक दिन उसको इस दुनिया से जाना है, पर इस दुनिया में आने के बाद हम तमाम ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं, ऐसे अपनों के लोगों के बीच में हम ऐसे बंध जाते हैं कि एक पल भी उनसे दूर होना बहुत मुश्किल होता है। कमला दास जानती थी कि एक दिन उनको अपनी माँ से दूर होना है, पर इस चीज़ का डर उन्हें बार बार सताया जा रहा था कि क्या होगा तब जब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी और मुझे बिना माँ के इस दुनिया में जीना पड़ेगा। आपको बता भी दूं कि कमला दास, हालांकि कमला दास की डेथ हुई और 2009 में उनके हस्बैंड से उनका रिलेशन जो है मोर देन 30 ईयर तक चला, पर कभी भी अपनी हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं रहीं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन दोनों लोगों के बीच का जो एज डिफरेंस, 35 साल के उनके हस्बैंड थे और 15 साल की कमला दास, बाल विवाह का शिकार हो गई थी कमला दास, इसलिए कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हुई। उनकी जितनी भी पोएम है, हर पोएम में वो कहीं ना कहीं कंप्लेन ही करती हैं ह्यूमन बीइंग से। अपनी एक पोएम में कहती हैं द मैन इज़ लाइक अ सीजन, इंसान ऋतुओं के तरीके से होता है, जैसे ऋतुएं बदलती हैं ना वैसे इंसान बदल जाता है। बहुत दर्द था कमला दास के अंदर, इसलिए उनको कन्फेशनल पोएट कहा गया कि अपनी पूरी पर्सनल बातों को उन्होंने पब्लिक पोर्टल पे ला के रख दी। लोग उनके अंदर झांक करके देख लें कि कमला दास अंदर क्या है और बाहर क्या है। अंदर बाहर कमला दास एक ही तरीके से थी, ठीक है। इट इज़ अ पोएम ऑन डेथ, एक मौत की वो है। अब यहाँ पे जो कुछ लिटरेरी डिवाइस यूज हुई हैं वो मैं आपको बता दूँ। अक्सर आप देखते हैं कि जो क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर होता है ना, उसमें जो आपका सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन जो होता है ना वो 4 नंबर का आपके पोएम का स्टैंजा आता है। उसमें पूछेगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इस पोएम का नाम क्या है, इसका पोएट कौन है, तो कुछ एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहाँ पे कोट किया है। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में जो है उसको उपमा अलंकार कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पे आया है? हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कार। मैंने बोला जहाँ पे भी लाइक एज और सो आएगा वहाँ पे सिमिली होगा। मेटाफर, मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार, जहाँ भाषा बहुत ही अलंकारिक होती है। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में मानवीकरण, कि कोई नॉन लिविंग बीइंग के अंदर किसी लिविंग बीइंग की क्वालिटी दिखाई जाती है तो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे कह रहे हैं कि मेरे आने पर
ये जो पहाड़ हैं डांस कर रहे हैं, तो डांस करना ये ह्यूमन का नेचर है और इसको कोरिलेट किया गया पहाड़ों से, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि जो यंग ट्रीज हैं वो बहुत तेज़ मुझसे दूर जा रहे थे। दूर जाना इंसान का नेचर है, पेड़ों से यहाँ पे कोरिलेट किया गया है, पर्सोनिफिकेशन है। और एक होता है रिपीटिशन, पुनरावृत्ति अलंकार। पुनरावृत्ति अलंकार जहाँ पे एक पूरा वर्ड ही बार बार आता है, जैसे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, ये हो गई आपकी लिटरेरी डिवाइस। अब हैं कुछ आपके बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि व्हाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये दिल्ली 2008 के सेट में आया है कि पेड़ों को स्प्रिंटिंग वर्ड क्यों यूज किया गया है। पोएट करे द मेरी चिल्ड्रन आर सिम्बॉलिक ऑफ एक्जुबरेंस ऑफ यूथ। एक्जुबरेंस मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट। द एनर्जेटिक एंड लाइवली चिल्ड्रन प्रेजेंट एट कंट्रास्ट टू द पोएट्स मदर हु हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड पेल। मैंने बताया ना, यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया है। एक और गाड़ी के अंदर उसकी माँ जो ओल्ड एज की है, और खिड़की के बाहर की एक दुनिया है जहाँ पे यंग चिल्ड्रन खेल रहे हैं। तो एक कंट्रास्ट है, एक अपोजिट चीज़ों को दिखाया गया है। ठीक है, व्हाई वाज द रियलाइजेशन पेनफुल। ये रियलाइजेशन इतना पेनफुल कौन था, कौन सा रियलाइजेशन कि उसे अपनी माँ से दूर होना है। ये ऑल इंडिया 2013 में आया हुआ था। देखिए लिखा है, द रियलाइजेशन दैट हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड वाज पेनफुल बिकॉज इट ब्रॉट विद इट द डिस्ट्रेसिंग थाट दैट सी वाज आल्सो नियरिंग हर डेथ। यही चीज़ मैंने बताई कि जो 66 है ना, ये एक 6 जो है कमला दास हैं और एक 6 उनकी माँ है। यानी कमला दास का फ्यूचर कौन है, उनकी माँ। कमला दास आज यंग हैं, उनकी माँ ओल्ड हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब कमला दास भी 66 की होंगी माफ़ कीजिएगा, यानी वो भी ओल्ड हो जाएंगी। मीन्स इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड दैट एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड विल डाई समडे। ये दुनिया का सबसे बड़ा नियम है कि जो भी चीज़ पैदा हुई है एक ना एक दिन उसको ख़त्म हो जाना है। आगे देखते हैं, तो ओल्ड फैमिलियर एक, मैंने आपको बोला ना ये बोर्ड का क्वेश्चन है, दिल्ली सेट 2009 में भी पूछा गया है कि 2009 का एक क्वेश्चन है कि ओल्ड फैमिलियर एक मतलब द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एज शी ड्रोव टू कोचीन एयरपोर्ट। जब वो कोचीन एयरपोर्ट की जा रही थी तो उसके माँ, तो कमला दास के अंदर क्या फीलिंग थी, हैं? वही है कि वो ओल्ड हो जाएगी। उसने अपने माँ को देखा, उसको लगा कि मेरी माँ का मुंह खुला हुआ है, इसका चेहरा डेड बॉडी के तरीके से जैसे राख होती वैसा है, यानी एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होगा कि मैं भी इसी तरह हो जाऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई हैज़ द पोएट्स मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। दिल्ली 2013 में आया है। इसी क्वेश्चन को विदेशों में भी आया 2011 में, जो विदेशों में CBSE के स्कूल्स हैं। व्हाई हैज कमला दास कंपेयर टू हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून। मैंने आपको बताया लेट विंटर मून कि भाई जिस तरीके से विंटर सीजन में फॉगी एटमॉस्फेयर होता है, तो जब मून निकलता है, चांद निकलता है, तो उसकी लाइट जो है, मून लाइट इस पृथ्वी पे ठीक से नहीं पड़ सकती, फेडेड कलर होता है। ऐसे ही उसकी माँ के चेहरा भी फेडेड पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड सी हाइड देम। ऑल इंडिया 2012 सेट में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप के दौरान उस कमला दास के अंदर क्या फीलिंग आ रही थी और उसने उस चीज़ को कैसे छिपाया। वो जानती थी कि दैट व्हेन आई विल रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड possibly I will not see my mother again. This is why she made a smile face and said see you soon अम्मा। वो जानती थी कि मैं दोबारा जब वापस आऊँगी तो शायद मेरी माँ जिंदा न रहे, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को अलविदा कहा और कहा see you soon अम्मा। What do the parting words of the poet। अभी जो मैंने आपको बोला see you soon अम्मा। What do the parting words, यानी विदाई के शब्द क्या थे, टू द पोएट कमला दास टू हर मदर। ऑल इंडिया 2012, 2009, 2008, ये 3 साल क्वेश्चन आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टिंग वर्ड मैंने आपको बताया था, विदाई के वर्ड क्या थे, सी यू सून अम्मा, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आगे है, व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कि उस पोएट ने बच्चों के अपने घर से बाहर निकल के मेरी मेकिंग करते हुए फिगर को क्यों दिखाया है। ये फॉरेन में 2008 में क्वेश्चन आया। मैंने बताया कि कंट्रास्ट दिखाना चाहती है। एक है खिड़की के बाहर की दुनिया जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, दूसरा है खिड़की के अंदर की दुनिया जहाँ कमला दास की माँ जो फेडेड उनका चेहरा पड़ा हुआ है।
व्हाई हैज़ द पोएट्स मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, दिल्ली 2013 में आया है। फिर देखिए 2011 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे। बिसाइड का मतलब होता है अलॉन्ग साइड, डोज का मतलब होता है नैपिंग, एसन का मतलब होता है पीला पड़ जाना, कॉर्क मतलब होता है डेड बॉडी, स्प्लिंग का मतलब होता है लेट आउट, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट, वैन का मतलब होता है डिम या वीक, पेल का मतलब होता है डल, कलरलेस या येलोइश कलर का। इस तरीके से ये हमारी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों और साथियों, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों जो बोर्ड में एग्ज़ाम देंगे या जो बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी पोएम को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। एक होता है पैराफ्रेज और दूसरा होता है एक्सप्लेनेशन। पैराफ्रेज उसे कहते हैं जब हम लाइन का अर्थ बता देते हैं कि इस लाइन का ये मतलब है। ये आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि इस लाइन का मतलब क्या है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी ये पोएम कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को कोरिलेट करती है। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया है वो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, और तमाम चीज़ों का जो मैंने रिपीटेशन किया है वो रिपीटेशन अगर आप याद करेंगे तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क आ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अक्सर ये 3 नंबर के आते हैं जिन्हें 35 टू 40 वर्ड में लिखना होता है। 35 टू 40 वर्ड का मतलब समझ रहे हैं कि आपको इसे 2.5 से 3 लाइनों में लिखना होता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस, कि आप उसकी प्रैक्टिस करें और वर्ड लिमिट 35 टू 40 वर्ड ही करें, ज़्यादा ना लिखें, और जो भी मैटर लिखें, कंटेंट लिखें, वो पूरा कम्पैक्ट लिखें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और दूसरों का भला हो सके जिसके चलते मैं वीडियोस बना रहा हूं, इस उद्देश्य की पूर्ति में मेरा सहयोग करें और लोगों को ये वीडियो शेयर करें। अगर आपका कोई कंप्लेन है, कोई आपकी क्वेरीज़ हैं, उम्मीद है कि कंप्लेन नहीं होगी, कुछ अगर क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ मुझे अपने इनबॉक्स में ज़रूर भेजें। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।